नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आकाश डिजाइन में। इस बेहद ही खास सीरीज में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो कि न केवल सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एनटीपीसी, एसएससी, इसके अलावा और भी जितने भी एग्जाम के लिए आवश्यक है, बल्कि आपको पर डे अपडेट रखने के लिए भी अत्यधिक जरूरी है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएँ। यदि आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो इसे अपनों के साथ और रिलेटिव्स के साथ, अपने नियर के साथ शेयर करते रहिए और डिजिटल प्लेटफॉर्म को ग्रोथ करने में आप हमारी मदद करिए। तो आइए देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर, बाद में करेंगे उनका एनालिसिस। उनसे पहले आज देख लेते हैं, आज क्योंकि मैंने इस पे लिया है डुगोंग को लिया है, तो अभी हाल ही में भारत में एक रिजर्वायर बनाने की घोषणा की गई है। उससे पहले अगर हम डुगोंग के बारे में देखें तो भारत में बात करें तो आपको देखिए, अगर ये इंडिया है और इधर है अगर आपका श्रीलंका, तो इन दोनों के बीच में दो खाड़ियां हैं, एक है पाक खाड़ी, एक है गल्फ ऑफ मन्नार। तो इन्हीं पाक खाड़ी पे ही बात की गई, उसको भी डिटेल में देखेंगे। उससे पहले अगर इसको देखें डुगोंग को सी काऊ, सी पिग एंड सी कैमल के नाम से भी जाना जाता है। ये 3 मीटर लंबी है, इसका वजन 450 केजी है, तो 4.5 क्विंटल तक हो सकता है और इनका जीवन लगभग 70 वर्ष तक का होता है। अगर देखें कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो ये अफ्रीका, एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया तो और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो अगर अफ्रीका में बात करें तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर के तटों में पाए जाते हैं। भारत में श्रीलंका, भारत के तट के बीच में पाए जाते हैं। सो दक्षिण पूर्व एशिया की बात की जाए तो ये मलेशिया, इंडोनेशिया, सोलमन आइलैंड, यहाँ पर भी पाए जाते हैं। तो अभी जो श्रीलंका के आसपास क्षेत्रों में जो पाई जाती है डुगोंग, उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड आईयूसीएन ने मेरी लिस्ट में, रेड लिस्ट में इसको डाला है। तो आइए देखते हैं इसके प्रमुख करंट अफेयर्स। स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के तहत 9 सितंबर 2011 को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 की शुरुआत की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में एनआईआरएफ के छठे संस्करण का शुभारंभ कर दिया है। एनआईआरएफ की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क है। ये क्या करता है, विश्वविद्यालयों की रैंकिंग देता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन पीएलआई, प्रोड्यूस लिंक इंसेंटिव योजना को मंजूरी दे दी है। यह 1.97 लाख करोड़ रुपए के कुल बजटीय परिव्यय के साथ 13 क्षेत्रों में एक बड़ी पीएलआई योजना का हिस्सा रहेगी। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 को भारतीय अध्यक्षता में आयोजित होने जा रहा है। यह तीसरी बार होगा जब भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। इससे पहले ये 2012-2016 में इसकी अध्यक्षता कर सकेगा। अभी हाल ही में सबसे उत्तरी आइलैंड की खोज की गई है, इसका नाम है क्यूकाटा अवनार लेक। इसके बारे में आज बात करेंगे। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा साक्षरता अभियान, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में पीएमजी दिशा बोलते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्वायर के बारे में। आइए सबसे पहले देखते हैं उन टॉपिक्स को जो यूपीएससी और बीसीएस एग्जाम के जीएस पेपर वन में है। इसके अलावा अगर टॉपिक का लिंक देखें तो अन्य एग्जाम में कहाँ पर आते हैं, तो ये जनसंख्या से संबंधित मुद्दे, गरीबी और उनके विकास संबंधी जितने मुद्दे हैं और उनके शहरीकरण या उनकी समस्याएं जो भी हैं, उनसे लिंक जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को स्टार्ट करने की बात की जा रही है। इसको 9 सितंबर 2021 से प्रारंभ होने की उम्मीद हो चुकी है, तो ये स्टार्ट हो चुका है। ये स्वच्छ भारत मिशन सेकंड है, इससे पहले एक स्वच्छ भारत मिशन फर्स्ट हो चुका है। इसके उद्देश्य की बात की जाए तो ये देश में ओडीएफ अर्थात ओपन डेफिकेशन फ्री, अर्थात खुले में शौच से मुक्त, प्लस जितने जो कैटेगरीज के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ एक पहले सेशन में, उसमें हस्तक्षेपों और परिणामों के तुरंत का समर्थन करने के लिए बनाया गया है। अगर बात की जाए तो ये क्या करेगा, एक विशेषज्ञ एजेंसी के रूप में कार्य करेगा और 2021 में जितने सर्वे होंगे उनमें ये स्पेशलिस्ट की भूमिका निभाएगा। अगर इसमें देखें सर्वेक्षण में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, तो ये गांव, जिले और राज्यों को प्रमुख मानकों का उपयोग करके इसको रैंक किया जाएगा कि कौन सा गांव, कौन सा राज्य, कौन जिला किस रैंक पे है, इसको देखा जाएगा। अगर इसमें देखें कुछ डाटा फैक्चुअल देखे जाए, इसकी कवरेज क्या होगी, तो ये सर्वेक्षण जो होगा जो स्वच्छ ग्रामीण के हिस्से के रूप में देश भर के 698 जिलों को कवर करेगा। और इसमें 698 जिलों में कितने गांव आएंगे, वो गांव आएंगे 17,475 गांव आएंगे। साथ ही साथ इन सर्वेक्षणों में इन गांव जितने भी 17,475 गांव होंगे, इनमें क्या क्या आएगा, 87,225 जो सार्वजनिक स्थान है, उन सार्वजनिक स्थान में स्कूल हैं, आंगनबाड़ियां हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, बाजार हैं, हॉट हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनको भी दौरा किया जाएगा लगभग इन 88,000 क्षेत्रों का, और वहाँ पे देखा जाएगा इन पे चल क्या रहा है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित मुद्दों पे जो भी रिस्पॉन्स होगा, उसके लिए लगभग 1,74,750 परिवारों का सर्वे किया जाएगा। साथ ही साथ जो नागरिकों को, इसमें उद्देश्य क्या है, इसको विकसित करने के लिए एक एप्लीकेशन का भी उपयोग किया जाएगा
जो कि स्वच्छता संबंधी मुद्दों पर ऑनलाइन फीडबैक देने के लिए प्रेरित है। वहाँ पे आप ऑनलाइन फीडबैक दे सकते हैं। ये तो कुछ फैक्चुअल बातें थी। जो आपके एग्जाम के लिए आएगा तो ये देखा जाएगा कि इसके स्वच्छ भारत मिशन है, इसका अगर बैकग्राउंड देखें, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला देखा जाएगा स्वच्छ भारत मिशन किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो ये जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा इसको कमीशन किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, जल शक्ति मंत्रालय से लिंक है ये। इसको एसएसजी अगर स्वच्छ सर्वे जो ग्रामीण है उसको सिर्फ एक रैंकिंग, ये केवल ये रैंकिंग करने वाली एक प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि इसको एक जन आंदोलन बनाना है, जिससे क्या है लोग सफाई रखें, खुले में शौच मुक्त करें अपने से, जिससे क्या होगा आपको कोई भी बीमारी ना छू सके उसमें स्वच्छता के लेवल पे। तो उसमें इसको देखा जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, ना केवल क्वांटिटी को मापदंडों को यूज किया जाएगा, बल्कि क्वालिटी मापदंडों को भी उनको प्रदर्शन के आधार पर जिले को रैंकिंग प्रदान के लिए गाइडलाइंस के रूप में कार्य करेगा। इस तरह इसको एक लार्ज स्केल पर प्रोटोकॉल की तरह यूज किया जाएगा। अगर 2021 में बात की जाए स्वच्छ भारत मिशन के बारे में, ग्रामीण के बारे में, तो इसमें विभिन्न तत्वों का जो भार है किस किस हिसाब से वेटेज दिया गया है, उन मानदंडों को उसमें देखा जाए तो अगर सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता का निरीक्षण किया जाएगा और देखा जाएगा वो कितना स्वच्छ है, उसके आधार पर इसको 30% वेटेज दिया जाएगा। साथ ही साथ जो वहाँ के लोग हैं उनकी रिस्पॉन्स कैसा है, जो आम नागरिक हैं उन और ग्राम स्तर पर जो प्रमुख प्रभावक हैं, मोबाइल ऐप का उपयोग करने वाले जो भी नागरिक हैं, उनकी ऑनलाइन जो भी रिस्पॉन्स होगा उसके लिए 35% इसको वेटेज दिया जाएगा। और स्वच्छता मानक संबंधी मानकों पर जो सर्विस का लेवल क्या है, वहाँ पे लोग सेवाएं कैसी चल रही हैं, उनके साथ लिए भी 35% का वहाँ पर वेटेज दिया गया है। तो कुल मिला के 100% का वेटेज इन 3 चीज़ों में बांटा गया है। आइए बात करते हैं जीएस पेपर 2 से लिंक टॉपिक के बारे में। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क ने पूरे देश में रैंकिंग दी है। अगर टॉपिक का लिंक देखें तो शिक्षा से संबंधित मुद्दों से लिंक होगा। इसको शिक्षा मंत्रालय जारी करता है, उनका ये 6वां संस्करण है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार अगर ओवरऑल कैटेगरी में देखा जाए तो आईआईटी मद्रास ने पूरे देश में टॉप किया है। उसके बाद आईआईएससी जो बंगलौर है सेकंड नंबर उसका है, और थर्ड नंबर पे आईआईटी बॉम्बे, फिर आईआईटी दिल्ली और कानपुर है। अगर छठे संस्करण की मुख्य विशेषताएं देखी जाए तो मैंने आपको बता दिया मद्रास ने टॉप किया है। अगर देखा जाए कि सबसे अच्छा कॉलेज कौन है, उस इस साल फिर भी कॉलेज में जिससे पिछली बार भी टॉप पे था, इस साल भी मिरिंडा हाउस जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में स्थित है, इसको फर्स्ट स्थान मिला है। अगर विश्वविद्यालय की श्रेणी में देखा जाए तो आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को सर्वश्रेष्ठ रैंक वाला विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। तो ये तो फैक्चुअल चीज आ सकती है, इस बार टॉप किसने किया है, कॉलेज कैटेगरी में कौन है। अगर नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की बात की जाए तो इसका कार्य क्या है, जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं अर्थात उच्च शिक्षा संस्थान हैं, उनको रैंक प्रदान करने के लिए सरकार का पहला प्रयास है। इसको 2015 में लॉन्च किया गया है। तो स्टार्टिंग में बात की जाए तो इसमें क्या था, जब भी जो भी कॉलेज में मतलब कि अगर आप जो शामिल होना चाहते हैं, अपने रैंक देखना चाहते हैं हम किस लेवल पे हैं, तो वॉलेंटियर था। लेकिन 2018 में अब क्या गया है, जितने भी सरकारी शिक्षण संस्थान हैं तो उच्च शिक्षा वाले, उनको अब इसमें अनिवार्य कर दिया गया है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। इस साल अगर बात किया जाए लगभग 6000 संस्थानों ने एनआईआरएफ में भाग लिया था, और जो कि 2016 की तुलना में लगभग दोगुनी संख्या थी। अगर देखें अगर बात की जाए नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में, तो इसमें रैंक कैसे दी जाती है। इसमें रैंक करने के लिए आपको 5 स्टैंडर्ड या मानक बनाए गए। 5 मानक क्या है कि वहाँ पे शिक्षा स्तर क्या है, कैसा है, वहाँ पे जो स्टूडेंट उनको सीखने और उनको कैसे रिसोर्स मिलते हैं उनका स्तर क्या है, रिसर्च कार्य कैसा किया जा रहा है, और रिसर्च के बाद उनको पेशेवर अभ्यास कैसे किया जा रहा है, इसके अलावा वहाँ का रिजल्ट कैसा आ रहा है ग्रेजुएशन के स्तर पर, और साथ ही साथ वहाँ की आउटरीच, आपस में इंक्लूजन और उनकी धारणा कैसी है, ये बात इसमें शामिल की जाती है। अगर नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की बात की जाए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का हिस्सा है, इसमें रैंक दी जाती है किस किस लेवल पे जाती है, ओवरऑल दी जाती है, फिर यूनिवर्सिटी के लेवल दी जाती है, इंजीनियरिंग के कॉलेज कैसे हैं, मैनेजमेंट कैसे हैं, फार्मेसी कैसे हैं, डेंटल, आर्किटेक्चर, लॉ, मेडिकल कॉलेज वगैरह हैं, और उसमें शामिल किया जाता है। आइए बात करते हैं वस्त्रों के लिए पीएलआई प्रोड्यूस लिंक इंसेंटिव के बारे में। तो अगर टॉपिक देखें कहाँ से आएगा, तो विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए सरकारी नीतियाँ, उनके हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए उत्पन्न होने वाले मुद्दे तो क्या है। तो बस जो कि टेक्सटाइल क्षेत्र में क्या क्या देखा जा रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोड्यूस लिंक इंसेंटिव या प्रोत्साहन राशि है क्या। तो है क्या, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि पीएलआई क्या होती है। कोई भी अगर टारगेटेड क्षेत्र है, कोई भी अगर कोई व्यवसाय है या कोई भी क्षेत्र है जहाँ पर व्यवसाय हो रहा है, तो उसमें कैसा प्रोडक्शन हो रहा है उसको प्रस्तुत करने के लिए, उसको प्राइस देने के लिए इसका एक तरीका है। इसमें क्या होता है, वो उसमें आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए इसमें प्रभावित होता है इससे, क्योंकि अगर आपने वहाँ पे अगर प्रोडक्शन अच्छा चल रहा है, उनको आपने अगर साथ में उनको प्राइस भी दे दिया है, तो उससे क्या होगा, आपको न केवल आर्थिक विकास को और मोटिवेशन मिलेगा बल्कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा क्या होता है, ये बेसिकली जो यहाँ पे बस उत्पादित किए जाते हैं उनके प्रोत्साहन को उद्देश्य क्या होता है, उच्च मूल्य के मानव निर्मित जितने फाइबर हैं
और साथ ही साथ जो वस्त्रों की टेक्नोलॉजी की मूल श्रृंखला है उसका विस्तार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। 2 उद्देश्य लेके चलता है। एक जो मानव निर्मित फाइबर है जो कि हाई उनकी वैल्यू होती है वो, दूसरा क्या है जो तकनीकी वस्त्र होते हैं उनकी मूल श्रृंखला का विस्तार करना है, तो इसलिए इनको ये प्रोत्साहन देता है। इस योजना का उद्देश्य भारत की वैश्विक कपड़ा व्यापार में से एक प्रमुख स्थिति हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि हम वर्ल्ड स्टेज पर क्या करें, हमने जो कपड़ा है उसको अच्छे स्तर पे लेके जाएं। अगर देखें नई पीएलआई योजना किन क्षेत्रों को बढ़ावा देगी, इससे होगा क्या, इससे क्या होगा मैंने बता दिया है। इस योजना से उच्च मूल्य के जो मानव निर्मित फाइबर हैं, यानी जो कपड़े हैं उनके वस्त्र और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इससे लाभ क्या होगा, इससे लाभ ये होगा कि पीएलआई योजना घरेलू जो विनिर्माण है उसको क्या करेगा, बढ़ावा देगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। इससे क्या होगी, जो आत्मनिर्भर भारत की हम एक कल्पना कर रहे हैं, संकल्पना हमने ली है, उसमें क्या मिलेगा, हमको सहायता मिलेगी। साथ ही साथ हम वैश्विक बाजार में अपना इफेक्ट दिखा पाएंगे, उसको प्रभावित कर पाएंगे और कुछ कुछ गेन कर पाएंगे। इसके अलावा हम विदेशों से अधिक निवेश आकर्षित कर सकते हैं क्योंकि उन्हें लगेगा कि यहाँ पे अच्छा कार्य किया जा रहा है तो वो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो जाएंगे। आइए बात करते हैं 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में। तो ये अगर टॉपिक का लिंक देखें तो ये द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह है और उन भारत से जो समझौते हैं जुड़े उनसे उसे क्या उनके हित हैं, प्रभावित होंगे, क्या होंगे क्या नहीं होगा। तो इसका हम 13वां शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट जाता है। उससे पहले हम 2 बार 2012 और 16 में इसकी अध्यक्षता कर चुके हैं। तो ब्रिक्स में इस वर्ष क्या होगा कि ये 15वीं वर्षगांठ के मेल खा रही है, जैसा शिखर सम्मेलन के विषय में दर्शाया गया है। इस बार का जो टॉपिक है वो है ब्रिक्स एट द रेट 15, अर्थात 15 साल इसके हो गए हैं। तो इसका है निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए जो इंस्ट्रा ब्रिक्स जो सहयोग है आपस में, ब्रिक्स देश कैसा सहयोग कर रहे हैं उसको साथ ले उसको देखने की मेन फोकस किया गया है। इसमें क्या क्या है, क्योंकि भारत इस बार अध्यक्ष है तो भारत ने क्या किया है, अपनी अध्यक्षता में 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्र चुने हैं, उनकी रूपरेखा भी तैयार की है कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं। उन 4 में पहला क्या है कि सब मिलिट्री डायमेंशनल प्रणाली, बहुपक्षीय प्रणाली कैसी है, सभी लोग मिलजुल के कार्य करें उनका। और दूसरा इसमें बोला है कि इसको टेररिज्म खत्म करने के लिए टारगेट किया गया है। साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए डिजिटल और टेक्नोलॉजिकली जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनको उपयोग करना इसमें शामिल ये है। साथ ही साथ जो लोग हैं उसको आपस लोगों से लोगों का आदान प्रदान करना देशों के बीच में, इसलिए बेसिकली 4 टारगेट हैं। बहुपक्षीय प्रणाली को यूज करना, आतंकवाद को रोकना, काउंटर करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 हैं उनको प्राप्त करने के लिए डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करना, साथ ही साथ आपस में लोगों का एक्सचेंज करना। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले जो ये तो देख लिया इस बार फैक्ट क्या है। अब क्योंकि इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स, तो ब्रिक्स के बारे में देखते हैं। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन उस समय से हो रहा है जब ब्लॉक के 2 सदस्य भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में 6 माह से अधिक समय से सीमा पर गतिरोध बंद किए हुए हैं। तो इस टाइम इसको किया जा रहा है क्योंकि चाइना भी इसका हिस्सा है और भारत इसका एक पार्ट है। ब्रिक्स को एक प्रभावशाली ब्लॉक के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें लगभग 3.6 बिलियन से अधिक लोग, अर्थात 3.6 अरब से अधिक लोग या दुनिया का लगभग आधी आबादी इनके अंडर में, इन 5 राज्य देशों के अंदर आती है। साथ ही साथ ये जो समूह है ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अगर ब्रिक्स देशों की संयुक्त जीडीपी देखी जाए तो लगभग छठा स्थान, लगभग 16.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर इसकी यहाँ पर है। अगर देखें ब्रिक्स है क्या, तो ब्रिक्स क्या है, पूरे वर्ल्ड में जो 5 उभरते हुए देश हैं उनका ये समूह है। ये 5 देश कौन से हैं? ब्राजील, दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से यहाँ पे बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका है, एशिया में भारत है, चाइना है और यूरेशिया से रशिया है। तो ये 5 देशों का ये समूह वर्ल्ड मैप में आप देख लीजिए इनके लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। साथ ही साथ अगर कुल मिलाकर की बात की जाए तो यहाँ पे लगभग 42 इन 5 देशों में 42% जनसंख्या निवास करती है। कुल सकल जीडीपी का ये 23% हिस्सा रखते हैं। एरिया वाइज ये 30% हिस्सा रखते हैं और वैश्विक व्यापार में ये इनकी 18% भागीदारी इन 5 देशों की है। अगर देख रहे हैं कि तो ब्रिक्स से पहले ब्रिक था, इसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना 4 उभरते हुए देश थे। इनको 2001 में गोल्डमैन सैक्स जो कि यूके में है उनके अर्थशास्त्री थे जिम ओ नील, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, जिम ओ नील द्वारा ब्रिक की इसको गढ़ा गया था। उन्होंने क्या बोला, जो कि इन्होंने ऐसा माना था ये उभरती हुई शक्तियां हैं जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 21वीं सदी में दुनिया की 7-5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होंगी, जिसमें उन्होंने उनको शामिल किया था जिम ओ नील ने। 2006 में ब्रिक देशों ने अपना संवाद शुरू किया और 2009 में राष्ट्र अध्यक्षों से लेकर और सरकार के प्रमुखों की वार्षिक बैठकें भी इसमें होने लगी थी। 2011 में दक्षिण अफ्रीकी समूह को इसमें शामिल कर लिया गया, जिससे अब ब्रिक जो पहले ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना था उसकी अंतिम रचना में पहुंच गया। अब ये ब्रिक्स बन के इसका पूरा नाम हो गया है। आइए बात करते हैं क्यू कर्टा
क्यूकरटाक अवनार लेक के बारे में, एक छोटा सा निर्जन जहाँ पे कोई रहता नहीं है, पहले इसको खोजा नहीं गया था, एक अज्ञात द्वीप है जिसको हाल ही में ग्रीनलैंड के तट पर खोजा गया है, जिसका नाम आपको मैंने बता दिया। तो आप फिर याद रखिए, क्यूकरटाक अवनार लेक, जो कि 60 गुणे 30 मीटर वाला एक हिस्सा है और समुद्र तल से 3 मीटर की चोटी ऊंचाई पर है। अब यह पृथ्वी की भूमि का नया सबसे उत्तरी टुकड़ा बन गया है, क्योंकि भारत ये सबसे उत्तरी टुकड़ा बन गया है। तो उसका आप नाम याद रखिए, कहीं ना कहीं पेपर में आपको इससे क्वेश्चन आ सकता है, क्यूकरटाक अवनार लेक के बारे में। इससे पहले ओडाक को पृथ्वी के सबसे उत्तरी इलाके के रूप में चिन्हित किया जाता था। अगर इस खोज के साथ आर्कटिक देशों अमेरिका, रसिया, कनाडा, डेनमार्क और नॉर्वे के बीच उत्तरी ध्रुव और आसपास के समुद्री तल, मछली पकड़ने के अधिकार और जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ पिघलने से उजागर होने वाले शिपिंग मार्गों के नियंत्रण के लिए एक लड़ाई की अब सामने आ जाएगी, क्योंकि ये नया क्षेत्र बन गया है, तो वहां पे कब्जा कैसे क्या होगा। अगर हम देखें कि ग्रीनलैंड बेसिकली डेनमार्क, जो आप देखिए नॉर्वे और स्वीडन के दक्षिण में, यहाँ पे यूके है, इसके आप चले जाओ पूर्व में डेनमार्क स्थित है, ये तो ग्रीनलैंड इसका हिस्सा है। वर्ल्ड मैप पे ग्रीनलैंड इस यहाँ पे उत्तरी अमेरिका के पास ये हिस्सा है, इसको यहाँ पे इसके तरफ इसकी खोज की गई है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इस आइलैंड का नाम याद रखिएगा, क्यूकरटाक अवनार लेक। आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के बारे में, जिसके पीएमजी दिशा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है, डिजिटली गांव को 100% डिजिटल साक्षरता के लिए इसको शुरू किया गया था। इस अभियान को दिसंबर 2021 में कुछ दिनों के लिए ग्रामीण नागरिकों, विशेषकर वहाँ की महिलाएं जो वंचित समुदाय हैं, उनको 3 दिवसीय क्या किया जाएगा, ये अभियान चलाया जाएगा और उनको वहाँ पे सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। इस अभियान के तहत भारत सरकार के प्रमुख डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों में पीएम दिशा योजनाओं के तहत शुरू किया गया था, जिससे क्या हो, जो गांव के लोग हैं, वंचित लोग हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, उनको क्या क्या है, डिजिटली रूप से साक्षर किया जा सके, वो भी मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप आज चलाने में सक्षम हो। यह प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, इसको अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा इसको शुरू किया गया। याद रखिए, कहीं कभी आ जाता है किस मंत्रालय का दिन स्टार्ट किया गया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसको शुरू किया गया। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्वायर के बारे में बात करते हैं। तो अगर डुगोंग की बात की जाए, तो डुगोंग क्या एक समुद्री जानवर है, जिसे IUCN की जो रेयर लिस्ट है, विश्व संरक्षण संघ, उसके वैश्विक स्तर पर विलुप्त होने के लिए कमजोर सूचीबद्ध इसको किया गया है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में बनाए जाने की ऐसी घोषणा की गई है। यह रिजर्व तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर जो पाक खाड़ी है और उसके 500 किलोमीटर क्षेत्र में इसको फैला होगा, ये वाला ये डुगोंग है। इसको आप देख लीजिए, इसको समुद्री गाय भी कहा जाता है, घास लोगों खाती है इसलिए। इससे अंडमान और निकोबार द्वीप का राज्य पशु है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डुगोंग चर्चा में तो हो सकता है ये पूछ दे किस राज्य का ये राज्य पशु है। तो ये स्टेट एनिमल कहाँ का है, अंडमान और निकोबार का। ये लुप्तप्राय समुद्री प्रजाति समुद्री घास और क्षेत्र पाई जाने वाली अन्य जलीय वनस्पतियों को खाती है, उससे ये जीवित रहती है। इसका फिगर देख लीजिए, इस तरह दिखती है। यह एकमात्र ऐसा शाकाहारी स्तनपायी है जो शक्ति से समुद्री है और डुगोंग परिवार में एकमात्र मौजूदा प्रजाति है, इस टाइम में जिंदा है। अगर हम इसको देखें कि कहाँ की बात की जा रही है, तो इसको अगर मैप पे आप देखोगे, तो भारत के मैप का नक्शा देखोगे, साउथ में जाओगे तो इधर तमिलनाडु है, इधर केरला है। तो यहाँ पे आप उसमें मदुरई, कराईकल, रामेश्वरम, ये जहाँ यहाँ के इम्पोर्टेंट है। तो जैसे भारत और श्रीलंका के जो बीच की जो सीमा है, उसमें भारत की तरफ पड़ता है वो जो खाड़ी पड़ती है वो पाक स्टेट है, और श्रीलंका की तरफ पड़ती है तो वो गल्फ ऑफ मन्नार है। तो ये जो इलाका देश ये दिखाई पड़ा, तो यहाँ पे ही इसको आगे इस डुगोंग रिजर्वायर को स्टार्ट करने के लिए बात कही जा रही है। इसी के साथ आज के प्रमुख करंट अफेयर और उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा किए गए जो प्रयोग है या जो भी ये कोशिश है आपको अच्छी लग रही होगी। फिर भी आपको लगता है कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होना है, तो आप कमेंट करिए, उसको आप गौर किया जाएगा। नहीं तो मिलते हैं अगले वीडियो के में, तब तक जुड़े रहिए आप मेरे यूट्यूब चैनल आकाश अध्याय के साथ। थैंक यू।